नमस्कार। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने मुझे एक दफे बताया था कि जब पार्टीशन हुआ था, तकसीम हुई थी, बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने थे, तब अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर पानी के अलग अलग मटके रखे रहते थे। एक पर लिखा होता था हिंदू पानी, दूसरे पर लिखा होता था मुस्लिम पानी। ये मुझे इसलिए याद आया कि आजकल उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो चुनावी रैलियां हो रही हैं और जिस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, मुझे लगा कि फिर एक दफे बात बदल दी गई है, रास्ता बदल दिया गया है, नैरेटिव पूरा बदल दिया गया है, जैसे डीमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ था। बात हुई थी ब्लैक मनी खत्म करने की, उसके बाद शिफ्ट किया कि टेररिस्ट फंडिंग खत्म करनी है, उसके बाद कहा कि नहीं नहीं, मकसद ये है कि जो नकली करेंसी बननी है वो रोकनी है। फिर कहा गया नहीं नहीं, कैशलेस सोसाइटी बनानी है। फिर कहा गया नहीं नहीं, लेस कैश सोसाइटी बनानी है। और आखिर में ये कहा गया कि रियल एस्टेट के दामों में कमी करने के लिए किया गया डिमोनेटाइजेशन। बिल्कुल इसी तरह यूपी में बात विकास से शुरू हुई थी। विकास से चलते चलते बात आगे पहुंची ये कहने के लिए कि नौजवानों के लिए नौकरियां दी जाएंगी। वो बात भी नहीं बनी, नहीं चला वो मुद्दा। फिर डिमोनेटाइजेशन का राग अलापा गया, लेकिन वो भी नहीं चला। लिहाजा बात अब हिंदू बिजली और मुस्लिम बिजली पर आ गई है, शमशान और कब्रिस्तान पर आ गई है। और बड़े नेता हैं, बड़ी बात करते हैं, बड़ा सोचते हैं, ये उनकी बड़ी सोच है। जरा सुनिए। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधान सेवक अकेले हों जो इस तरह के कम्युनल डिवाइड की बात करें। बेशक उन्होंने आखिर में ये भी कह दिया कि अगर होली पर बिजली आती है तो ईद पर क्यों नहीं, लेकिन एक लगा देने भर से भेदभाव मिट नहीं जाता। सवाल बेसिक ये है कि आपने बिजली जैसी चीज में मजहब क्यों डालने की कोशिश की। सिर्फ बिजली ही नहीं, इनके एक और सहयोगी अमित शाह, वो भी एक चुनावी रैली में लैपटॉप को मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम बना चुके हैं। जरा सुनिए। किसी को लैपटॉप मिला है क्या? मिला है क्या? मिला है। लैपटॉप की योजना एक जाति और एक समुदाय के लिए सीमित कर दी। जहां देने हैं वहां तो दिए हैं, आपको नहीं मिलेगा। आपको मालूम है क्यों नहीं मिलेगा? मालूम है, आपका जाति और धर्म उनकी वोट बैंक के साथ मेल नहीं खाता। जन की बात बहुत मशहूर हो रहा है, मुझे बताया गया है, और जगह जगह देखा जा रहा है, रिएक्शन बहुत आ रहे हैं। तो कुवैत से एक साहब ने मुझे ये लिख के भेजा है, यूपी की बिजली साहिबे ईमान हो गई। यूपी की बिजली साहिबे ईमान हो गई, आज बदल लिया मजहब उसने और वो मुसलमान हो गई। कल तक वो रोशन करती थी ईद और दिवाली को एक साथ, आज वो शमशान की चिंगारियों से जेरे कब्रिस्तान हो गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहें कि चुनाव में जहां असली मुद्दे उठाने चाहिए, लोगों को पता चले कि किस लिए वो चुन रहे हैं किसी को भी, वहां पर बात अब कब्रिस्तान और शमशान तक आ गई है। देखते हैं 11 मार्च को क्या होता है। हमारी यूनिवर्सिटीज में शुरू से परंपरा रही है वाद विवाद की, बेबाक बहस की, किसी भी विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की। हमारी यूनिवर्सिटीज इसलिए यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं, विश्वविद्यालय कहलाते हैं। वो बेकरीज नहीं हैं जहां एक ही तरह के बिस्किट बनते हों या एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकलते हों। यूनिवर्सिटीज में दिमाग बनते हैं, उसके बाद दोबारा से गौर किया जाता है, उसमें परिवर्तन लाया जाता है, सोच बदलती है, फिर उसे सवाल किया जाता है, औरों से बात की जाती है, अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। इस तरह से यूनिवर्सिटी में समय बिताने के बाद जब हम पास आउट होकर निकलते हैं, तब हम तैयार होते हैं असली जिंदगी जीने के लिए। कुछ ऐसा हुआ है पिछले 3.25 साल में कि हमारी यूनिवर्सिटीज पर, हमारे शिक्षा संस्थानों पर बहुत गहरे और बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। चाहे वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, और अब जोधपुर यूनिवर्सिटी। जहां जहां पर आजाद आवाज है, जहां जहां पर आजाद सोच है, सवाल करने की नीयत है, जवाब देने का मादा है, वहां वहां
उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सब एक ही तरह के स्टूडेंट निकले, एक ही तरह के विद्यार्थी निकले, जिनके दिमाग में एक ही तरह की फ्लॉपी डाली गई हो, जिसे वो अगली पीढ़ी को वैसा का वैसा दे देंगे। अगली पीढ़ी चरण स्पर्श करके गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए वही बात बोलेगी जो पहली पीढ़ी ने बोली थी। जोधपुर का उदाहरण यह है कि प्रोफेसर निवेदिता मेनन है जेएनयू की, उनको बुलाया गया प्रोफेसर राजश्री रानावत ने इसलिए कि वो अपने स्टूडेंट से मिलवा सके कि बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन दिमाग क्या सोचते हैं। उल्टे राजश्री रानावत को सस्पेंड कर दिया गया और अब डिसमिस होने की बात चल रही कि इनको बुलाया क्यों गया। कहा यह गया कि निवेदिता मेनन ने देश के खिलाफ कुछ बोला था, और जिन लोगों ने बोला था जेएनयू में हमारे देश के टुकड़े होंगे, ये ऐसी बात बोली थी, उनका आज तक नहीं पता चला कि वो 6 लोग कहां हैं जिन्होंने वो नारे लगाए थे। बहरहाल प्रोफेसर अपूर्वानंद कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर राजश्री राणावत का निलंबन कोई पहला मामला नहीं है। उदयपुर में कुछ महीना पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुधा चौधरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अशोक वोरा पर इसी तरह हमला हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, और इसी तरह उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया गया। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी एक विद्वान को सिर्फ न्योता देने के आरोप में वहां के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, जिसको बहुत ज्यादा शोर शराबे के बाद ही वापस लिया जा सका। गांधीनगर में कॉलेज की खबर यह है कि वहां एक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस थमाई गई है, यह कहकर कि उन्होंने गलत आदमी को न्योता दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में खुद हमें ऐसी खबर है कि वक्ताओं के नाम की जांच की जाती है। अब विश्वविद्यालयों की भारत में हालत यह हो गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को बुला सकते हैं जो एक खास किस्म के राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, और किसी भी तरह की आलोचनात्मक बहस या विचार विमर्श की जगह अब विश्वविद्यालयों में नहीं है। इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं या इस तरह का अनुरोध किया जाता है कि आप संभल कर बात करेंगे, जिसका मतलब यह है कि भारत के विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार विमर्श और ज्ञान निर्माण की जगह अब नहीं रह जाएंगे और वे श्रेष्ठता खो बैठेंगे। अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। प्रोफेसर निवेदिता मेनन क्या कहती है? अंग्रेजी विभाग का कॉन्फ्रेंस था और उसका थीम था नेशनलिज्म। मैंने अपने लेक्चर में राष्ट्रवाद की एक अवधारणा की आलोचना की, वो है आरएसएस की हिंदुत्ववादी अवधारणा। आलोचना 2 मुद्दों पे की मैंने। एक कि ये समावेशी नहीं है, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद समावेशी नहीं है और सिर्फ हिंदुओं को राष्ट्र के नागरिक मानते हैं। दूसरी बात इस पे कि वो जो कहते हैं कि हिंदू सारे हमारे साथ हैं, ये गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वाले सारे हिंदुत्ववाद के साथ नहीं हैं। और तीसरी बात ये कि हिंदू धर्म में जहां तक जातिवाद और जाति की हिंसा है, हिंदू धर्म को भी हमें आलोचना करनी चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा बाग, एक ऐसा उद्यान, एक ऐसा गार्डन जिसमें सिर्फ एक ही तरह के फूल उगते हो, और इसे नीति बना दिया जाए कि इस देश में सिर्फ अब से सिर्फ एक ही तरह के फूल उगेंगे, सिर्फ एक ही तरह की विचारधारा चलेगी, लोग सिर्फ एक ही रंग के कपड़े पहनेंगे, एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे, एक ही बोली बोलेंगे। ये एकता नहीं है, ये एक रूपता थोपने का सवाल है। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी थोपे जाने की बात है। हमारी एकता हमारी विविधता में ही है। इसलिए जरूरी है कि बाग में तरह तरह के फूल खिलें, जंगल में तरह तरह के पेड़ हों, जैसे तरह तरह के पंछी होते हैं, तरह तरह के पौधे होते हैं, तरह तरह के जानवर होते हैं, वैसे ही विविधता हमारी पहचान है। आखिर में एक और साहब हैं, इर्तजा निशात साहब, उनका एक शेर अर्ज करता हूं। कुर्सी है, कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये उन सरकारों के नाम है जो कुछ कर नहीं पाती। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार।